यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति के बारे में है जिसने एक साल में 27 खतरनाक बैंक डकैतियां की थीं और जब पुलिस उसे गिरफ्तार करती है तब भी वो जेल से भाग जाता है। घटना की शुरुआत जेल में बंद टेलर नाम के एक व्यक्ति को दिखाने से होती है जिसे बैंक डकैती के अपराध में गिरफ्तार किया गया था। आज उससे पूछताछ की जाएगी, इसलिए दो पुलिसकर्मी उसे जेल प्रमुख बारतोस के पास ले जाते हैं। कमरे के अंदर दाखिल होने के बाद टेलर ध्यान देता है कि कमरे के पास कुछ तार रखे हुए हैं। बारतोस उसे बताता है कि ये कंप्यूटर के तार है, वो सारा काम हाथ से करता है इसलिए कंप्यूटर का उतना इस्तेमाल नहीं करता। खैर, पूछताछ शुरू होती है। बारतोस तब उससे कहता है, हमारे पास मौजूद जानकारी के अनुसार पिछले 6 सालों में तुमने 17 बैंक डकैतियां की हैं। तभी टेलर उससे कहता है, सर आपने गलत कहा, 17 नहीं मैंने 27 बैंक डकैतियां की हैं, जिनमें से 26 में मैं सफलतापूर्वक भागने में कामयाब रहा और 27वीं बार में पकड़ा गया। ये बात सुनकर पुलिस ऑफिसर चौंक जाता है क्योंकि इतनी सारी डकैतियों की जानकारी उनके पास नहीं थी। ऑफिसर उसे पूरी घटना शुरू से बताने के लिए कहता है। टेलर मजबूर होकर उसकी बात मानता है और पूरी घटना, अपने जीवन की कहानी बिल्कुल बचपन से सुनाना शुरू करता है। टेलर का बचपन बिल्कुल भी सामान्य नहीं था। बचपन में वो चोरी तो नहीं करता था, लेकिन कुछ ऐसे काम करता था जो चोरी से भी ज्यादा खतरनाक थे। जैसे वो चर्च में छुप छुप कर नशा करता था और हमेशा लोगों को परेशान करता रहता था। इन वजहों से उसके पिता भी उसे पसंद नहीं करते थे, इसीलिए एक दूसरे परिवार ने टेलर को गोद लेना संतान के रूप में स्वीकार ले लिया। लेकिन नए परिवार में जाकर भी टेलर बहुत ज्यादा शरारतें करता था, इसलिए कुछ ही दिन बीतने पर नए परिवार के लोग टेलर से कहते हैं, तुम्हें जिस तरह बड़ा करने के लिए लाए थे तुम हमारी कोई बात नहीं सुनते, इसलिए हमने तुम्हारे पिता से बात की है, हम तुम्हें और घर पर नहीं रखेंगे। हमने फैसला किया है कि तुम्हें बोर्डिंग स्कूल छोड़ाएंगे। इसके बाद उसे बोर्डिंग स्कूल में दाखिल करा दिया जाता है। बोर्डिंग स्कूल में एडमिशन होने के बाद भी टेलर की शरारतें और ज्यादा बढ़ जाती हैं। वह स्कूल की किताबें चुराता है, इसलिए स्कूल का प्रिंसिपल टेलर को अपने कमरे में बुलाता है। प्रिंसिपल उससे कहता है, मैंने सुना है कि तुम जहाँ भी जाते हो वहीं चोरी करते हो, क्या चोरी करना तुम्हारी आदत है? हमारे यहाँ चोरी करना नहीं चलेगा, इसलिए मैं तुम्हें स्कूल से निष्कासित सस्पेंड करता हूँ। इसके बाद टेलर को एक दूसरे बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया जाता है। ये स्कूल बिल्कुल एक जेल खाने जैसा था क्योंकि यहाँ रहने वाले सभी बच्चे टेलर की तरह ही किसी न किसी गलत काम में शामिल थे, इसलिए उन्हें नैतिक शिक्षा देकर एक अच्छा इंसान बनाने के लिए यहाँ रखा गया था और बात न मानने पर तरह तरह की सजाएं भी दी जाती थीं। इन सब के बीच टेलर ने अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा यहीं बिता दिया। बारतोस तब उससे कहता है, तुम अपनी दुख भरी कहानी सुनाकर मुझे इम्प्रेस नहीं कर पाओगे, तुम्हें सजा तो मिलकर ही रहेगी। खैर, मुझे पूरी घटना खुलकर बताओ। टेलर फिर से अपने जीवन की कहानी सुनाना शुरू करता है। इसके बाद देखा जाता है कि टेलर अब बड़ा हो चुका है। अब वो स्कूल में नहीं बल्कि आर्मी में शामिल होकर देश के लिए युद्ध लड़ने की तैयारी कर रहा है। टेलर ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो टारगेट पर ठीक से शूट कर सकता था, इसलिए उसने दूसरों की तुलना में जल्दी ट्रेनिंग पूरी कर ली और उसे पोस्टिंग मिल गई। ड्यूटी के पहले दिन उसे बॉर्डर के पास ड्यूटी दी गई। उसने अचानक देखा कि 2 लोग दौड़कर बॉर्डर पार करने की कोशिश कर रहे हैं। टेलर ने शूट करने के लिए अपनी बंदूक निकाली, लेकिन वो किसी भी तरह उन दोनों को शूट नहीं कर पा रहा था क्योंकि किसी को मार डालना वो किसी भी तरह बर्दाश्त नहीं कर सकता था। तब टेलर ने बंदूक नीचे कर ली, लेकिन उसने देखा कि उसके पास खड़े अन्य 2 बॉर्डर गार्ड उन पर गोलियां चला रहे हैं। अब टेलर अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए मजबूर होकर गोलियां चलाने लगा। उनके ID कार्ड चेक करने पर पता चला कि ये दोनों लोग रोमानिया के पड़ोसी देश हंगरी के नागरिक थे। इस घटना के बाद टेलर बहुत अपसेट हो जाता है। वो फैसला करता है कि ये नौकरी और नहीं करेगा, छोड़ देगा और वो ये देश छोड़कर भाग जाएगा। इसलिए वो रात के समय अपने कैंप से भाग कर आता है और एक मालगाड़ी ट्रेन के नीचे छिप जाता है जो रोमानिया से हंगरी की तरफ जा रही थी। ट्रेन के नीचे लटकते लटकते वो भागने में सफल होता है। फिर ट्रेन से उतरकर वॉशरूम में जाता है, फ्रेश होता है और वहाँ मौजूद एक दूसरे व्यक्ति के ब्रीफ केस से कपड़े चोरी करके उन्हें पहन लेता है और स्मार्ट बनकर वहाँ से बाहर निकलता है। इस तरह कई साल बीत जाते हैं। टेलर को बचपन से ही आइस हॉकी खेलने का बहुत शौक था, इसलिए वहाँ एक आइस हॉकी एकेडमी में शामिल हो जाता है। एकेडमी में शामिल होने के पहले दिन ही उसे मैदान में उतारा जाता है। टेस्ट करने के लिए टेलर इतना खराब खेल रहा था कि उसके सहपाठी उसे देखकर हंस रहे थे। तब टीम के कप्तान या प्रमुख ने उसे बताया कि तुम्हें और अधिक प्रैक्टिस करनी होगी। ये सुनकर टेलर ने उनसे एक और मौका देने का अनुरोध किया। उसने कहा कि अगर मौका मिला तो वो कुछ अच्छा करके दिखा सकता है। ये सुनकर कोच को उस पर दया आ गई, लेकिन कोच ने उससे कहा कि प्रैक्टिस जारी रखने के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं है, इसलिए तुम हमारी अकादमी में क्लीनर सफाई कर्मी का काम कर लो। इससे प्रैक्टिस करने के साथ साथ कुछ अतिरिक्त कमाई भी हो जाएगी। टेलर सब कुछ मान लेता है और कमरा साफ करने के साथ साथ अपनी प्रैक्टिस भी जारी रखता है। इसके साथ ही शाम होने पर वो रात में अपने टीम के सदस्यों के साथ पार्टी करता है। टेलर खुद को बहुत भाग्यशाली समझता है क्योंकि टीम के सभी दोस्त उसका बहुत सम्मान करते हैं। एक दिन पार्टी करते करते अचानक टेलर को एक सुंदर लड़की दिखाई देती है। पहली ही नजर में वो लड़की उसे पसंद आ जाती है। टेलर बचपन से कभी लड़कियों से घुला मिला नहीं था, इसलिए उस लड़की को देखते ही वो उसका पीछा फॉलो करने लगता है।
लेकिन हजारों कोशिशों के बाद भी वो उसका नाम नहीं जान पाता है और लड़की ट्रेन में चढ़ जाती है। टेलर तब ट्रेन के साथ साथ दौड़ना शुरू कर देता है। अगले स्टेशन पर ट्रेन रुकने के बाद जब लड़की नीचे उतरती है तो वहाँ टेलर को देखकर वो हैरान हो जाती है, क्योंकि टेलर पहले से ही वहाँ खड़ा था और ये देखकर लड़की इंप्रेस हो जाती है और आखिरकार उन दोनों का परिचय होता है। लड़की बताती है कि उसका नाम इवाना है। इसके बाद कुछ दिनों बाद टेलर उस देश की नागरिकता पाने के लिए इमिग्रेशन ऑफिस जाता है। वहाँ का ऑफिसर उसे बताता है कि इस देश का नागरिक बनने के लिए तुम जिस देश से आए हो उस देश की सभी जानकारी जमा करनी होगी, क्योंकि एक ऐसा क्लियरेंस सर्टिफिकेट छूट पत्र लगेगा कि तुम उस देश से कोई अपराध करके यहाँ नहीं आए हो। ये सब सुनने के बाद टेलर बहुत परेशान हो जाता है, क्योंकि वो अब किसी भी तरह से रोमानिया की एम्बेसी में नहीं जा सकता। वहाँ जाते ही वो पकड़ा जाएगा, क्योंकि वो रोमानिया से अवैध रूप से भाग कर आया है। एक दिन टेलर इवाना को लेकर सिनेमा हॉल आता है। यहाँ आकर वो कोल्ड ड्रिंक्स ऑर्डर करता है, लेकिन फिर वो देखता है कि उसके पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं। उसके पास खड़ी इवाना ये बात समझ जाती है और वो बिल चुका देती है। इस बात से टेलर काफी निराश हो जाता है। वो समझ जाता है कि उसके पास अपनी गर्लफ्रेंड को खिलाने पिलाने के लिए पैसे नहीं है। अगली सुबह जिम करते समय जियो नाम के एक लड़के से टेलर की बात होती है। जियो तब उसे बताता है कि उसके एक अंकल हैं जो इमिग्रेशन ऑफिस में नौकरी करते हैं, इसलिए वो इस मामले में उसकी मदद करना चाहता है और वादा करता है कि वो उसकी हेल्प करेगा। लेकिन वो टेलर से कहता है कि उसके अंकल काम करने के लिए बहुत ज्यादा पैसे पारिश्रमिक लेते हैं। और ये सुनने के बाद टेलर अपने दोस्त से हंगरी के 50,000 पैका या मुद्रा उधार लेता है और वो अंकल से मिलने आता है जिनका नाम मिकी है। यहाँ आकर वो अपनी सारी समस्याओं के बारे में खुलकर बताता है और अपनी तस्वीर के साथ 50,000 रुपए या मुद्रा मिकी को दे देता है। मिकी तब उससे कहता है कि इस काम के लिए 1 लाख रुपए लगेंगे, बाकी के 50,000 रुपए तुम जल्दी तैयार करो। मिकी उससे कहता है कि तुम तो कोई काम नहीं करते, फिर इतने पैसे कैसे जुटाओगे? जवाब में टेलर कहता है कि मैं जैसे भी हो सके जुटाऊंगा, किसी भी कीमत पर मेरा काम होना चाहिए। इसके बाद देखा जाता है कि टेलर बेहद चिंता में है, क्योंकि एक तरफ जिससे उसने पैसे उधार लिए थे वो भी पैसे मांग रहा है और दूसरी तरफ मिकी को बाकी के 50,000 रुपए कैसे देगा। और इधर मिकी को कॉल करने पर वो फोन रिसीव नहीं करता है। इस सब टेंशन की वजह से टेलर काम पर ध्यान नहीं दे पाता है और वो बहुत भारी चिंता में डूब जाता है। इसलिए वो मिकी से बात करने के लिए सीधे उसके ऑफिस के सामने पहुंच जाता है। मिकी यहाँ टेलर को देखकर बहुत गुस्सा होता है, क्योंकि उसने टेलर को ऑफिस के सामने आने से पहले ही मना किया था। तब वो टेलर को बताता है कि उसका काम प्रोसेसिंग में है, इसलिए वो जल्द से जल्द सारे पैसे जुटा कर ले आए। इसके बाद देखा जाता है कि टेलर और इवाना के बीच एक अच्छा प्रेम संबंध बन जाता है। फिर इवाना टेलर को अपने परिवार से मिलवाने के लिए घर ले आती है। यहाँ इवाना के माता पिता जब टेलर से उसके बारे में पूछते हैं तो टेलर अपने बारे में सारी बातें विस्तार से बता देता है। उसने बचपन से लेकर अब तक जो भी काम किए हैं और वो कैसे अवैध तरीके से इस देश में आया है, वो यह सब भी खुलकर बता देता है। इवाना के माता पिता ये बातें सुनकर हैरान रह जाते हैं और टेलर को बहुत खरी खोटी सुनाते हैं। इससे टेलर खुद को बहुत अपमानित महसूस करता है और वो वहाँ से चला आता है। इतने तनाव और अपमान के साथ जब टेलर सड़क पर चल रहा था तब उसे सड़क के किनारे एक पोस्ट ऑफिस दिखाई देता है। वो देखता है कि उस पोस्ट ऑफिस के सामने कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं है। ये देखकर वो तुरंत फैसला करता है कि वो पोस्ट ऑफिस में डकैती करेगा, क्योंकि इसके अलावा अब उसके पास और कोई उपाय नहीं बचा है। फिर अगले दिन टेलर पोस्ट ऑफिस के अंदर जाता है और फॉलो करता है कि कहाँ क्या रखा हुआ है। अगला दिन बीतने पर वो एक खिलौना, पिस्तौल और कुछ चीजें खरीद कर लाता है। उस रात वो अपनी सारी तैयारियां पूरी कर लेता है। अगली सुबह एक अलग ही भेष चेहरा बदलकर वो पोस्ट ऑफिस में डकैती करने जाता है। डकैती करने से पहले अपना तनाव कम करने के लिए वो थोड़ी शराब पीता है। फिर हिम्मत जुटाकर वो एक ऑफिसर की तरह घर से बाहर निकलता है। चूंकि वो पहली बार चोरी कर रहा है, इसलिए उसके चेहरे पर एक डर दिख रहा है। बैंक में घुसने के बाद सब उसे साधारण इंसान समझते हैं। टेलर जब सबको डराने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वहाँ मौजूद कोई भी इंसान नहीं डर रहा था, उल्टा वही ज्यादा नर्वस दिख रहा था। फिर गुस्से में आकर उसने बंदूक निकाली और सभी स्टाफ को वॉशरूम में बंद कर दिया और एक बैग में पूरा पैसा डालकर यहाँ से निकल पड़ा। टेलर सबसे पहले रेल लाइन के सहारे दौड़कर भागता है, क्योंकि वो जानता है कि रास्ते से जाने पर पकड़ा जाएगा। फिर वो कपड़े बदलकर पहले की स्थिति में घर आ जाता है। घर आकर टेंशन में उल्टी करता है। चोरी किए हुए पैसे एक अवन के अंदर रख देता है, क्योंकि उसके कमरे में पैसे छुपाने जैसी कोई जगह नहीं थी। ठीक इसी तरह टेलर आर्थिक रूप से बहुत स्ट्रांग हो जाता है। वो उधार लिए हुए सारे पैसे चुका देता है। इसके बाद वो एक महंगी गाड़ी खरीदकर गर्लफ्रेंड से मिलता है। चूंकि इवाना ने उसे बहुत दिनों से नहीं देखा था, इसलिए वो थोड़ी गुस्से में रहती है। तब टेलर उसे बताता है कि वो पैसे कमाने के लिए व्यस्त था और अब मेरे पास बहुत सारे पैसे हो गए हैं, इसलिए तुमसे मिलने चला आया हूँ। इसके बाद मिकी के पास बाकी पैसे जमा करके वो अपना पासपोर्ट बनवा लेता है। टेलर का अचानक से इतना डेवलपमेंट देखकर जब उसकी क्लब की टीम इस बारे में पूछती है तो टेलर उनसे कहता है वो कथित तौर पर रोमानिया से भालू की खाल इंपोर्ट करके बेचता है। ये सुनकर उसके टीममेट्स हंसने लगते हैं, यहाँ तक कि अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डिनर करने आने पर जब उसकी गर्लफ्रेंड सवाल करती है
तो उसे भी वो यही जवाब देता है। तब उसकी गर्लफ्रेंड भी उसके टीममेट्स की तरह ही हंसने लगती है। इसी तरह टेलर के दिन अच्छे बीतने लगते हैं। हालांकि एक समय आता है जब उसके चोरी किए हुए पैसे खत्म होने लगते हैं। टेलर समझ जाता है कि उसे कुछ न कुछ करना ही होगा, इसलिए वो प्लान करता है कि दोबारा चोरी करेगा और पहले से बहुत बड़ी चोरी करेगा। इसीलिए वो एक बाइक लेकर पोस्ट ऑफिस के सामने चला जाता है ताकि भागते समय सुविधा हो। टेलर पहले की तरह ही पोस्ट ऑफिस के अंदर घुस जाता है और पैसे लेकर बाहर आ जाता है। अब वो ध्यान देता है कि पिछली बार कोई गार्ड खड़ा नहीं था, लेकिन इस बार वहाँ एक गार्ड खड़ा गार्ड टेलर का पीछा करने लगता है। टेलर डर के मारे बाइक लेकर वहाँ से भागने लगता है। काफी दौड़ भाग के बाद टेलर बाइक को वहीं छोड़ देता है और पुल से नीचे कूदकर किसी तरह भागने में सफल हो जाता है। इस तरह 2 बार सफलतापूर्वक चोरी करने के बाद टेलर का आत्मविश्वास बढ़ जाता है। वो अलग अलग समय पर अलग अलग हुलिया बदलकर कई बैंकों में डकैती डालने लगता है। उन्हीं पैसों से वो अपनी गर्लफ्रेंड इवाना को एक महंगी कार गिफ्ट करता है और उसे साथ लेकर अलग अलग देशों में घूमने जाता है। इसके बाद कुछ दिनों के गैप के बाद जब टेलर अपनी प्रैक्टिस पर वापस लौटता है तो क्लब के हेड कोच उस पर बहुत गुस्सा होते हैं और उसे वार्निंग देते हैं कि अगर उसने दोबारा ऐसा किया तो उसे टीम से बाहर कर दिया जाएगा। साथ ही कोच टेलर की मुलाकात अपने बेटे से करवाते हैं। उसका नाम गेजा है और वो भी अब इसी टीम के साथ खेलेगा। तभी टेलर का ध्यान टीवी पर जाता है जहाँ उसे लेकर ही न्यूज चल रही थी, लेकिन पुलिस अभी तक उसका असली चेहरा पहचान नहीं पाई थी। हालांकि जिन बैंकों में डकैती हुई थी वहाँ के स्टाफ ने बताया था कि उस चोर के शरीर से सिर्फ और सिर्फ विस्की की महक आ रही थी, इसलिए सबने इस अनजान डाकू का नाम व्हिस्की डाकू, व्हिस्की बैंडिट रख दिया है। इसके बाद सभी बैंकों को इस डकैती के बारे में सतर्क कर दिया जाता है, लेकिन टेलर चालाकी से अपनी डकैती की वारदातों को अंजाम देता रहता है और पुलिस उसे किसी भी तरह से पकड़ नहीं पाती है। मजेदार बात यह है कि चूंकि पुलिस टेलर को पकड़ ही नहीं पा रही है, इसलिए अलग अलग कॉमेडी शो में इस घटना को लेकर कॉमेडी की जाती है और वहाँ टेलर खुद मौजूद रहकर शो को एंजॉय करता रहता है। इसी बीच हेड कोच के बेटे के साथ टेलर की एक अच्छी दोस्ती हो जाती है और उनकी बातचीत के एक मोड़ पर वो टेलर से पूछता है कि तुम्हें इतने पैसे कहां से मिल रहे हैं। इतने दिनों तक टेलर ने ये बात किसी को नहीं बताई थी, लेकिन अब गेजा के उसका सबसे अच्छा दोस्त होने के कारण वो इतने दिनों की डकैती की सारी सच्चाई उसके सामने खोल देता है और इस मामले में गेजा की दिलचस्पी देखकर टेलर उसे अपने साथ शामिल कर लेता है, क्योंकि वो अब और भी बड़ी बैंक डकैती करना चाहता है, जिसके लिए लोगों को डराने के लिए उसे एक भरोसेमंद पार्टनर की जरूरत थी। कुछ दिनों बाद वे दोनों वहाँ के एक नामी बैंक में पैसे चुराने के इरादे से घुस जाते हैं। गेजा अपनी बंदूक से गार्ड्स को संभाल लेता है और उसी समय टेलर बैंक के लॉकर से पैसे चुराता है। जब पैसे बैग में भर जाते हैं तो वो उसके अंदर विस्की की एक बोतल रख देता है। उनके प्लान के मुताबिक सफलतापूर्वक डकैती खत्म होने के बाद वे खुशी में एक साथ पार्टी भी करते हैं। अगली सुबह टेलर फिर से हॉकी प्रैक्टिस के लिए चला जाता है। वहाँ वो देखता है कि उसका दोस्त चोरी की बातें सबको बता रहा है, इसलिए टेलर गेजा पर बहुत गुस्सा होता है। वो कहता है कि ये कोई खेल नहीं है, ये हमारी जिंदगी का मामला है, एक बार पकड़े गए तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। गेजा उसे बताता है कि वो इतना भी बेवकूफ नहीं है जो सब कुछ सच सच बता देगा। वो असल में उनके साथ इस बारे में मजाक कर रहा था। फिर भी टेलर उसे सतर्क रहने की चेतावनी देता है। इसके बाद रात होने पर टेलर की आंखों में किसी भी तरह नींद नहीं आती है, क्योंकि बाहर गश्त लगाती पुलिस की गाड़ी की आवाज आ रही थी और उसे लग रहा था कि पुलिस शायद उसे ही पकड़ने आ रही है। इसलिए वो अपनी बंदूक निकाल लेता है, लेकिन पुलिस वाले कुछ देर बाद उस इलाके से चले जाते हैं। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर वे दोनों मिलकर एक बड़ी बैंक डकैती का प्लान बनाते हैं और उसी के अनुसार बैंक में डकैती के लिए आते हैं। बैंक में घुसते ही वे सिक्योरिटी गार्ड के हेड को गन पॉइंट पर ले लेते हैं और सीसीटीवी कैमरे तोड़ देते हैं। फिर सबको सिर नीचे करने के लिए कहते हैं। तभी वे ध्यान देते हैं कि बाहर कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे लोग उन्हें देख रहे हैं। ठीक उसी समय सिक्योरिटी हेड दौड़कर बैंक के अंदर चला जाता है और दरवाजा बंद कर लेता है। टेलर बाहर से सिक्योरिटी गार्ड से वॉल्ट अजोरो की चाबी मांगता है, लेकिन वो किसी भी कीमत पर उन्हें चाबी नहीं देता। इसके बाद टेलर बैंक के मैनेजर को गन पॉइंट पर ले लेता है और वॉल्ट का दरवाजा खोलने के लिए कहता है, लेकिन मैनेजर कहता है कि अगर उसने ऐसा किया तो उसकी नौकरी चली जाएगी और नौकरी चली गई तो उसके परिवार को बहुत तंगी में दिन काटने पड़ेंगे। इस परिवार की बात सुनकर टेलर इमोशनल हो जाता है, क्योंकि उसने कभी किसी को जान से मारने के बारे में तो सोचा ही नहीं था। इसलिए टेलर गेजा को लेकर तुरंत बैंक से बाहर आ जाता है और बाहर मौजूद कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को डराकर वहां से भागने लगता है, लेकिन वे लोग उनका पीछा करने लगते हैं। एक मोड़ पर आकर वे दोनों दो अलग अलग दिशाओं में भागने लगते हैं और जब टेलर एक गाड़ी लेकर भाग रहा होता है तो पुलिस उसका पीछा करने लगती है। इसकी वजह से टेलर पकड़े जाते जाते किसी तरह बच निकलता है, लेकिन घर आकर वह देखता है कि गाड़ी का शीशा टूटने की वजह से उसकी पीठ पर बहुत गंभीर चोट आई है और ठीक उसी समय इवाना उसके घर आ जाती है। टेलर की ऐसी हालत देखकर जब वो इसका कारण पूछती है तो टेलर कोई जवाब नहीं देता और चुप रहता है और वो इवाना को बहुत सारे पैसे देकर कहता है
कि इन्हें छुपाकर रख दे। इसके बाद इवाना के मन में शक होता है, लेकिन वो टेलर से कुछ नहीं कहती। दूसरी तरफ टेलर के क्लब का किसी दूसरे क्लब के साथ मैच होता है। इस मैच में टेलर हार जाता है, जिसकी वजह से उसका मन बहुत खराब हो जाता है। इसलिए वह एक बड़ी डकैती करने की योजना बनाता है और यहाँ वे एक नया नियम बनाते हैं। टेलर कहता है कि चूंकि पुलिस अब बहुत ज्यादा सतर्क हो चुकी है, इसलिए अगर हम में से कोई भी पकड़ा जाता है तो वो कम से कम 3 घंटे तक अपना मुंह नहीं खोलेगा और इस 3 घंटे के दौरान जो बाहर रहेगा वो बॉर्डर क्रॉस करके भाग जाएगा। और यह सुनकर गेजा भी राजी हो जाता है। इसके बाद वे दोनों एक दूसरे को जुबान देते हैं, फिर वे दोनों एक दूसरे को जबान देते हैं, फिर वे दोनों एक और बड़े बैंक पर धावा बोलते हैं। वे पहले की तरह ही सिक्योरिटी हेड से चाबी लेकर मुख्य दरवाजा लॉक कर देते हैं और वे अंदर आकर सबको सिर नीचे करके लेटे रहने को कहते हैं। इधर टेलर चाबी लेकर वॉल्ट का ताला खोलता है और मन मुताबिक पैसे निकालने लगता है। इसी बीच पुलिस की गाड़ी की आवाज सुनकर गेजा टेलर को जल्दी आने के लिए कहता है, लेकिन हड़बड़ी में टेलर बिना चाबी लिए ही वॉल्ट रूम से बाहर चला आता है और सामने आकर देखता है कि दरवाजा तो लॉक है, जिसके कारण वे वहां से जल्दी भाग नहीं पाते हैं और तभी उनके सामने पुलिस आ जाती है। टेलर समझ जाता है कि उन्हें यहीं पर कुछ करना होगा, इसलिए वह अपनी बंदूक से सामने का कांच का दरवाजा तोड़ देता है। वे दोनों पिछले दरवाजे से किसी तरह वहां से भागने लगते हैं। वहां से निकलकर वे सबसे पहले एक टैक्सी किराए पर लेते हैं और टैक्सी में जो रेडियो चैनल चल रहा था उस पर इसी डकैती के बारे में बताया जा रहा था। टैक्सी ड्राइवर समझ ही नहीं पाया कि वे दोनों डकैत उसकी टैक्सी में बैठे हैं। वो अपनी ही धुन में मजे से डकैतों के बारे में उनसे बातें कर रहा था। टैक्सी से कुछ दूर जाने के बाद पुलिस उन्हें रोक लेती है। वे दोनों समझ जाते हैं कि अब वे पकड़े जाएंगे, इसलिए वे गाड़ी से उतरकर भागने लगते हैं। एक मोड़ पर टेलर भागने में सफल हो जाता है, लेकिन गेजा पकड़ा जाता है। इधर टेलर घर आकर जल्दी से सारे पैसे लेता है और अपने पालतू कुत्ते को साथ लेकर बॉर्डर की तरफ निकल पड़ता है। दूसरी तरफ पुलिस गेजा को डिटेक्टिव ब्रांच में लेकर आती है और उससे पूछती है कि क्या तुम ही वो विस्की डाकू हो, लेकिन गेजा उसके सवाल का कोई जवाब नहीं देता। वो ऑफिसर उससे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम दोनों ने ही वो चोरी की है, इसलिए तुम्हें बताना ही होगा कि तुम्हारा पार्टनर कहाँ है। लेकिन गेजा कुछ नहीं बोलता। तभी दूसरा डिटेक्टिव ऑफिसर आकर गेजा को बुरी तरह पीटने लगता है। एक मोड़ पर गेजा बर्दाश्त नहीं कर पाता और सिर्फ एक बात पूछता है, अभी क्या समय हुआ है। गेजा अच्छी तरह जानता है कि किसी भी तरह उसे 3 घंटे तक चुप रहना ही होगा, इसलिए वो इतनी मार खाने के बाद भी चुप रहता है। लेकिन ब्रांच हार नहीं मानती। वे बार बार पूछते रहते हैं कि तुम्हारा पार्टनर अभी कहाँ है, जिसकी वजह से गेजा मजबूर होकर दोबारा पूछता है, अभी क्या समय हुआ है। इससे पुलिस ऑफिसर समझ जाते हैं कि असल में गेजा टाइम का गेम खेल रहा है और तय समय पूरा होने से पहले वो अपना मुंह नहीं खोलेगा। इसलिए ब्रांच ऑफिसर अपने टीम मेंबर्स को ऑर्डर देता है कि दूसरे कमरे की घड़ी को 30 मिनट आगे बढ़ा दिया जाए, ताकि गेजा को लगे कि शायद 3 घंटे का समय खत्म हो चुका है। दूसरे कमरे में ले जाने के बाद जब दोबारा उससे पार्टनर के बारे में पूछा जाता है तो गेजा अपने पास मौजूद उस घड़ी की तरफ देखता है। तब उसे लगता है कि शायद 3 घंटे पूरे हो चुके हैं। इधर जब टेलर गाड़ी के रेडियो पर सुनता है कि सच में गेजा पकड़ा गया है तो वो और तेजी से गाड़ी चलाते हुए बॉर्डर की तरफ बढ़ता है। लेकिन तब तक गेजा पहले ही पुलिस के सामने सब कुछ उगल चुका था, क्योंकि उसने घड़ी में देख लिया था कि 3 घंटे का समय बीत चुका है। इसलिए जब टेलर हंगरी का बॉर्डर क्रॉस करते समय पुलिस को अपना पासपोर्ट दिखाता है तो पुलिस उसका नाम देखते ही उसे गिरफ्तार कर लेती है और भारी सुरक्षा के बीच उसे भी डिटेक्टिव ब्रांच में ले आया जाता है। इसके बाद शहर के हर टीवी चैनल पर उनकी डकैती की खबर फैल जाती है और ये खबर टेलर की हॉकी टीम का कोई सदस्य देख लेता है। खबर देखकर सभी लोग पूरी तरह से चौंक जाते हैं और वे तब और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं जब देखते हैं कि टेलर को चोरी करने में उनके ही टीम के हेड कोच के बेटे गेजा ने मदद की है। ये खबर देखकर हेड कोच हैरान रह जाते हैं, क्योंकि कुछ ही दिन पहले उन्होंने खुद अपने बेटे की मुलाकात टेलर से करवाई थी। इसी के साथ टेलर की गर्लफ्रेंड इवाना को भी इस खबर का पता चलता है। तब वो तुरंत टेलर से मिलने के लिए जेल चली आती है। टेलर तब इवाना से कहता है, मुझे एक अच्छे वकील की जरूरत है, इसलिए तुम मेरी मदद करो और मैंने जो तुम्हें पैसों से भरा बैग दिया था उसे मुझे वापस कर दो। लेकिन अजीब बात ये होती है कि इवाना उससे कहती है, मैं तुम्हारे किसी बैग के बारे में कुछ नहीं जानती। टेलर तब समझ जाता है कि उसकी गर्लफ्रेंड ने बैग के सारे पैसे खर्च कर दिए हैं। टेलर तब बार बार उससे मिन्नतें करने लगता है, लेकिन इवाना मैं कुछ नहीं जानती कहकर वहां से चली जाती है। तभी टेलर ध्यान देता है कि उसकी गर्लफ्रेंड के साथ एक नया लड़का मौजूद है। इसका मतलब इवाना ने उसे धोखा दिया है और उसकी गर्लफ्रेंड किसी दूसरे लड़के के साथ रिलेशनशिप में आ गई है। इस घटना के बाद हम वापस उसी पुराने कमरे में लौट आते हैं जहां टेलर डिटेक्टिव बार्थोस को अपनी जिंदगी की कहानी सुना रहा था। इतनी देर तक टेलर की ये खूंखार और रोमांचक कहानी सुनने के बाद डिटेक्टिव बार्थोस बेहद गुस्से में आ जाता है। वो टेलर से कहता है, तुम्हारी डकैतियों की वजह से पुलिस डिपार्टमेंट की बहुत बदनामी हुई है। मैं तुम्हारी चार्जशीट इस तरह तैयार करूंगा कि तुम्हें पूरी जिंदगी जेल में ही गुजारनी पड़े। इसके बाद अगले दिन टेलर को एक जेल में बंद कर दिया जाता है। उस रात एक गार्ड उसे नींद से जगाता है और कहता है, तुम्हें अभी के अभी बाहर निकलना होगा। टेलर तुरंत अपने बदन पर ओढ़ी हुई चादर को फेंक देता है और कुछ गार्ड्स उसे एक नई जेल में लेकर आते हैं और इस नई जेल के सिर के ऊपर कोई छत नहीं होती है।
जो अपराधी बहुत ज्यादा अपराध करते हैं उन्हें किसी दूसरे व्यक्ति से मिलने नहीं दिया जाता और ऐसे ही बंद कमरों में सिर्फ धूप और हवा आने के लिए कैद करके रखा जाता है। तभी वो अपनी कमर में बंधी हुई एक लंबी रस्सी निकालता है जिसके सिरे पर एक तार लगा हुआ था। असल में ये कोई साधारण रस्सी नहीं थी, बल्कि उसने अपनी चादर को फाड़कर और आपस में जोड़कर एक लंबी रस्सी बना ली थी। उसी रस्सी की मदद से वो दीवार पर चढ़कर ऊपर पहुंच जाता है। काफी दूर जाने के बाद वो एक लंबी छलांग लगाता है और दूसरी बिल्डिंग पर जा गिरता है। इस तरह भागते भागते वो जेल के टॉप फ्लोर सबसे ऊपरी मंजिल पर चला जाता है। वो रस्सी के सहारे पहले की तरह ही लटकते हुए नीचे उतरने लगता है, लेकिन कुछ ही दूर जाने पर उसकी रस्सी खत्म हो जाती है। वो उस वक्त बिना डरे ऊपर से नीचे कूद जाता है और वहां से भाग निकलने में कामयाब हो जाता है। असल में 6 महीने जेल में रहने के बाद आज ही के दिन टेलर के खिलाफ चार्जशीट जमा होने वाली थी और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म होती है।